हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलिया कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की जो हमारी टॉपिक है वो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को लेकर है। आप सबको तो पता ही है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या है, बहुत अधिक है, लाखों में इसकी संख्या है। तो कार्बनिक यौगिकों के सूत्र और नाम को कैसे हम याद रखेंगे, इसके विषय में हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ, जरा समझिएगा। अगर किसी भी चीज की खोज हुई है तो क्या उसका नाम तुरंत रख दिया गया? अगर रख भी दिया गया तो जो बाद में खोज हुई, क्या उसी आधार पर उनका नाम रखा गया होगा? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सभी समय में क्या एक ही पद्धति लागू हुई होगी? आप जानते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है। तो कार्बनिक यौगिकों की जैसे जैसे खोजें होती गई, वैसे वैसे कई पद्धतियां इनके नामकरण के लिए विकसित होती गई। लेकिन जो वर्तमान में आपके सिलेबस में उपस्थित है वो दो पद्धतियों को इंगित करता है। पहला जो है आपका निरर्थक पद्धति है और दूसरी क्या है आपकी आईयूपीएसी पद्धति है। तो चलिए बिना देरी किया हम इनको पढ़ लेते हैं कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो देखिए पहली बात आती है किसकी? निरर्थक पद्धति की। तो चलिए अब ध्यान देते हैं इस पद्धति का। अब इस पद्धति का मतलब क्या है? तो देखिए निरर्थक पद्धति कहा किसे गया था तो जानिएगा। इस पद्धति में मतलब किस पद्धति में? निरर्थक पद्धति में। निरर्थक पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का जो नाम था वो या तो उनके प्राप्ति स्थान पर था और या तो उनके गुणों के आधार पर था। क्या कहा मैंने? कि या तो नाम होगा प्राप्ति स्थान के नाम पर और या तो फिर होगा गुणों के आधार पर। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिससे इस पद्धति को समझा जा सकता है। तो देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? CH4। CH4 जब भी आता है तो हमारे दिमाग में मेथेन का नाम आता है, लेकिन मेथेन नहीं होता। पहले इस पद्धति के अनुसार क्या नाम था, पहले उसे देखेंगे। तो CH4 जब पहले ढूंढा गया तो ये कहां से ढूंढा गया था? दलदली स्थान से, मार्स प्लेस से ढूंढा गया था। किस स्थान से भाई? मार्स प्लेस से। तो मार्स प्लेस से प्राप्त करने के कारण इसको क्या कहा गया था? मार्स गैस। किस पद्धति के अनुसार? निरर्थक पद्धति के अनुसार। अब बात कर लेते हैं, वर्तमान में तो इसे मेथेन कहते हैं, हमें आगे पढ़ना है, लेकिन तो यहां पर देखिएगा CH4 दलदली स्थान से प्राप्त हुई, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मार्स गैस। बात कर लेते हैं CH3OH की। CH3OH जब लकड़ी का भंजक आसवन, अब कहेंगे सर ये लकड़ी का भंजक आसवन क्या होता है? तो लकड़ी के टुकड़ों को जब आप वायु की अनुपस्थिति में किसी पात्र में, आप रिटार्ट में गर्म कर सकते हैं या तो परख नली को ऊपर से कार्क लगाकर गर्म कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। तो जब गर्म करते हैं तो आपको एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम यहां पर क्या दिया गया है? वुड स्प्रिट। वो पदार्थ क्या था? CH3OH। और भी पदार्थ प्राप्त होते हैं लेकिन तो उसमें मेन क्या है? CH3OH है। तो लकड़ी से प्राप्त होने के कारण इसको क्या कहा गया? वुड स्प्रिट। क्या कहा गया? वुड स्प्रिट। अब बात कर लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। देख लेते हैं CH3COOH। अब इसे प्राप्त कहां से किया गया था? तो प्राप्त किया गया था पहले इसे सिरके से। अब सिरका क्या होता है तो मैं बता दूंगा, पहले सुनिए। सिरके से प्राप्त किया गया था और सिरके का जो लैटिन नाम होता है वो एसीटम होता है। क्या नाम होता है? एसीटम। और उसी एसीटम शब्द से इसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक अम्ल। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा? CH3COOH को पहले एसिटिक अम्ल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसे प्राप्त किया गया था सिरके से, और सिरके का जो लैटिन नाम होता है वो क्या था आपका? एसीटम। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सिरका क्या होता है तो इसे जान लीजिएगा। जब हम गन्ने के रस को या जामुन के जो पके हुए होते हैं उसके बीज निकाल दिया जाए तो वो जो पका हुआ भाग होता है उसको कुछ दिनों तक रख देते हैं पात्र में। तो वो सड़ने के बाद, किण्वन कहते हैं उसे, किण्वन होने के बाद जो बनता है उसे छान कर जब हम रख लेते हैं तो जो विलयनवा बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? सिरका। और सिरके का उपयोग बहुत अच्छे कामों में किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में, गैस वगैरह बन गई है तो उसे मतलब ठीक करने में, और भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। अचार में भी पड़ता है, अचार को खराब होने से बचाता है और पाचन क्रिया को क्या करता है? तंदुरुस्त करता है अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो यहां पर बात हो गई किसकी? एसिटिक अम्ल की। अब बात आती है किसकी? HCOOH। दरअसल इसे पढ़ना क्या चाहिए? HCOOH। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। तो HCOOH ये फार्मिक अम्ल कहलाया। क्यों कहलाया? तो इसका कारण ये था
कि लाल चींटी किसी वैज्ञानिक को काट ली। भाई लाल चींटी किसी वैज्ञानिक को काटी होगी, तो लाल चींटी को लैटिन भाषा में फार्मिका कहा जाता है। फार्मिका, लाल चींटी का नाम क्या था? फार्मिका। और उसी के काटने से जो फूल जाता है ना, तो उस वैज्ञानिक ने उस फूले हुए का कारण इस पदार्थ को बताया, और ये पदार्थ मिला कहाँ था? लाल चींटी में। तो इसीलिए इसका नाम उसी चींटी के नाम पर क्या रख दिया गया? फार्मिक अम्ल। बात यहां तक क्लियर हुई? मैंने क्या कहा? CH4 पहले दलदली स्थान से प्राप्त हुआ, तो मार्स प्लेस से प्राप्त होने के कारण इसे मार्स गैस कहा गया। CH3OH लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको वुड स्प्रिट कहा गया। CH3COOH को सबसे पहले सिरके से प्राप्त किया गया, इसीलिए इसको एसिटिक अम्ल कहा गया, क्योंकि सिरके का लैटिन नाम क्या होता है? एसिटम। और फिर बात आती है किसकी? HCOOH की, तो इसे सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था? लाल चींटी के काटने पर जो फूला था उससे। तो इसीलिए लाल चींटी के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? फार्मिक अम्ल, क्योंकि लाल चींटी को हम क्या कहते हैं? फार्मिका। तो ये बात हो गई इस पद्धति की। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, हम इस पद्धति को पढ़ते क्यों नहीं है भाई? तो न पढ़ने का कारण क्या है, तो जरा समझिएगा। कारण से पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। CH4 इसे दलदली स्थान से प्राप्त किया गया, तो क्या कहा गया था? मार्स गैस। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये कोयले के खदान में पाई गई, कहां? कोयले के खदान में। आपको पता है कोयले का निर्माण कैसे हुआ है? अगर नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो में बताया इसी चैप्टर के, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ की। तो ध्यान दीजिएगा, कोयले की खदान में मार्स गैस के लीकेज होने की वजह से अगर वहां पर कोई चिंगारी जलती थी, तो वो गैस जो मार्स गैस आई रहती थी लीक होने की वजह से, वो बहुत तेज ज्वाला के साथ जलती थी। तो इसीलिए इसका नाम फायर डैम्प पड़ गया, क्योंकि बहुत तेज आवाज के साथ जलती थी। तो इसे क्या कहा गया? फायर डैम्प। फायर डैम्प। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो दो बात हो गई। एक बात तो आप पहले ही से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन भी कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से बताइएगा, सोचिएगा कि भैया मोरे की जब एक पदार्थ को 3 नामों से जाना जाएगा तो कंफ्यूजनवा होगी ना। अरे भाई, कंफ्यूजन का मतलब क्या? अगर कोई इंसान इसे फायर डैम्प कर कर मार्केट में मांगे और वहां के लोगों को पता हो कि नहीं बस इसका नाम मार्स गैस है, तो वो उसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अगर हम जाकर कहें मीथेन दे दो भाई हमको, तो ये जो 2 जगह के लोग रहेंगे वो तो जान पाएंगे नहीं। तो एक ही पदार्थ के कई नाम होने की वजह से क्या हो गई? दुविधा उत्पन्न हो गई। तो इसीलिए इस पद्धति का ये सबसे बड़ा दोष निकल कर आया कि इसमें एक ही पदार्थ के कई नाम हो जाते थे। भाई जहां जैसे प्राप्त हुआ, जो गुण दिखा वैसा ही नाम हो गया। दूसरी क्या कमी आई, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप खुद सोचिएगा, क्या एक स्थान से एक ही पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। वुड स्प्रिट में क्या मिला था हमें? CH3OH। इसको मैंने वुड स्प्रिट कहा था। तो जो लकड़ी के भंजक आसवन से पदार्थ प्राप्त होता है उसमें ये होता है, लेकिन इसके साथ और भी चीजें होती हैं। CH3, COOH, C2H5OH और अदर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हम तो सबको तो लेकर चलेंगे नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या वुड के भंजक आसवन से प्राप्त हुए पदार्थ को वुड स्प्लिट कहना उचित है? भाई एक स्थान से तो कई पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए एक स्थान से कई पदार्थ के प्राप्त होने पर या एक ही पदार्थ के कई नाम होने पर कंफ्यूजन उत्पन्न हो गई। और जब कंफ्यूजन उत्पन्न हो गई तो इस पद्धति को क्या करना पड़ा? छोड़ देना पड़ा। तो इसीलिए इस पद्धति का कोई अर्थ नहीं निकला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निरर्थक पद्धति। और ये सामान्य नामों को इंगित कर रही थी, इसीलिए इसको साधारण पद्धति भी कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के नाम की साधारण पद्धति। और इसको रूढ़वादी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई पहले क्या मान्यता थी कि हम इस जहां से पाए वही नाम रखेंगे। ये एक रूढ़ विचारधारा हो गई। भाई पहले की परंपराओं को चलाते रहना जो आज के समय में मान्य नहीं है, तो उसको रूढ़ ही नहीं कहेंगे। तो वही बात यहाँ पर हो गई। तो इसीलिए इस पद्धति का नाम निरर्थक, सामान्य या रूढ़वादी पद्धति है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।